हेलो फ्रेंड्स, सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं गौरव राजपूत आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं लक्ष्य क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो भी काफी अच्छी चल रही होगी। अपन जीरो टू हीरो बैच के अंतर्गत लगातार टॉपिक कंप्लीट करते हुए आ रहे थे और अपन जिस टॉपिक पे पहुंच चुके हैं वो है राजस्थान का पर्यटन, जिसके अंतर्गत एक वीडियो जो अपन कल कंप्लीट कर चुके थे उससे आगे अब अपन कंटिन्यूस करेंगे। एक बार आपके कमेंट ले लेता हूं भाई साहब। राधे राधे, ओके, राम राम। चलिए, राधे राधे भाई साहब, बिल्कुल आएंगे कभी जयपुर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को मेरा पुनः एक बार प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार सर जी, नमस्कार भाई साहब, ओके। चलिए मेरे भाइयों, नमस्ते महादेव, ओके, नमस्ते बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ओके। चलिए बेटा, है ना, ओके। और मैं बीच में बात करता रहूंगा आपसे, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं आगे। दूसरी बात ये, डेली क्लास को अपन बाबा खाटू श्याम का आशीर्वाद लेके स्टार्ट करते हैं। तो आज भी मैं ऐसी मनोकामना करता हूं बाबा खाटू श्याम से कि मेरे विद्यार्थियों पर, मेरे ऊपर इनका आशीर्वाद बना रहे, ओके। चलिए बेटा, और अगली बात यहाँ पे ये कि राजस्थान में जो पर्यटन था ये टॉपिक चल रहा था अपना, और अपन कहाँ तक पहुंच चुके थे। तो कल अपन ने भाई साहब आपका ये रेल सेवा कंप्लीट किया था। कौन सा पॉइंट कंप्लीट किया था? रेल सेवा, जिसमें पैलेस ऑन व्हील्स देखी थी, रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स देखी थी और फेरी क्यून नाम की एक ट्रेन देखी थी, ओके। अब जो मेरी चर्चा आपके साथ होगी वो आपके पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बस सेवा, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए कुछ क्या रोपवे, और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भाई साहब आपकी नौकायान सुविधा की मैं बात करने वाला हूं आपसे। चलिए गुरुजी, तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं बस सेवा, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कहाँ कहाँ, सॉरी रोपवे देख लेते हैं पहले, उसके बाद बस सेवा भी आ जाएगी, ओके सर। तो रोपवे के अंतर्गत जब अपन आगे की ओर बढ़ेंगे तो सबसे पहली बात तो ये कि आपका जो प्रथम रोपवे है मेरे भाइयों वो कहाँ पे लगा था? तो आपका प्रथम रोपवे लगा था बेटा सुंधा माता, सुंधा माता पर लगा था। और सुंधा माता पड़ता है कहाँ पे? जालोर के अंतर्गत, जी गुरुजी। और ये लगा था 2006 के अंतर्गत। और ध्यान रखेंगे भाई साहब, ये राजस्थान का, मेरे भाइयों ये राजस्थान का आपका सबसे लंबा, ये भाई साहब आपके राजस्थान का सबसे लंबा रोपवे है। ये राजस्थान का सबसे लंबा रोपवे है, लगभग 800 मीटर का ये है मेरे भाइयों। ये राजस्थान का सबसे लंबा रोपवे रहेगा, लगभग कितना रहेगा बेटा? 800 मीटर। तो प्रथम जो रोपवे लगा था बेटा वो सुंधा माता जालौर में 2006 में लगा, जिसे राजस्थान का प्रथम रोपवे कहते हैं, और यही राजस्थान का सबसे लंबा रोपवे रहेगा। फिर मैं द्वितीय रोपवे की बात कर लूं कि द्वितीय रोपवे कब लगा था और कहां लगा था। तो मेरे भाइयों ये आपका लगा माछला मगरा पहाड़ी है, माछला मगरा पहाड़ी पर, माछला मगरा पहाड़ी पर मनसा पूर्णा करणी माता, मनसा पूर्णा करणी माता, मनसा पूर्णा करणी माता। और ये स्थिति है मेरे भाइयों कहां पे? आपके उदयपुर के अंतर्गत है, और ये लगा आपका 2008 के अंतर्गत। तो ये आपके राजस्थान का द्वितीय रोपवे रहा, ओके सर। फिर तृतीय रोपवे की बात करूं तो तृतीय रोपवे कहां पे लगा था, ध्यान रखना। तो तृतीय रोपवे लगा था सावित्री माता, सावित्री माता। और सावित्री माता पड़ती है कहां पे? अजमेर के अंतर्गत। और ये लगा था 2016 के अंतर्गत। कब लगा था? 2016 के अंतर्गत। फिर बात करते हैं चतुर्थ रोपवे की। तो चतुर्थ रोपवे कहां पे लगा था मेरे भाइयों? तो चतुर्थ रोपवे लगा था वीर सामोद, वीर सामोद हनुमान जी पर लगा था, ओके सर। वीर सामोद हनुमान जी पे लगा था। और ये कहां पड़ता है? ये जयपुर के अंतर्गत पड़ता है मेरे भाइयों। वीर सामोद हनुमान जी जो लगा था आपका जयपुर के अंतर्गत, यहां पे लगा था आपका कौन सा रोपवे भाई साहब? तो ध्यान रखेंगे चतुर्थ रोपवे। और ये कब लगा था? तो ये 2019 के अंतर्गत लगा था। इसके बाद अगर मैं पंचम रोपवे की बात करूं भाई साहब, तो ये कहां लगा था? तो ये लगा था आपका अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा खोले वाले हनुमान जी, अन्नपूर्णा खोले वाले हनुमान जी, ओके सर। अन्नपूर्णा खोले वाले हनुमान जी। और भाई साहब ये कहां लगा? ये जयपुर के अंतर्गत लगा बेटा। और कब लगा? तो ध्यान रखना 2023 के अंतर्गत लगा। इसके बाद भी आप जाना चाहे 6 नंबर तक भी जाना चाहे तो भाई साहब आपका छठा जो रोपवे रहा है, छठा जो रोपवे रहा है आपका वो कौन सा है? अगर आप यहां तक भी जाना चाहे तो भाई साहब नीमच माता मंदिर, नीमच माता मंदिर पे लगा है।
और नीमच माता मंदिर पे जो लगा है ये लगा है उदयपुर के अंतर्गत लगा है। और ये कब लगा है? तो ये 2024 के अंतर्गत लगा है। ओके सर। और अगर भाई साहब इसके अलावा भी आप मेरे भाइयों 7 रोपवे पे जाना चाहें, इसका मतलब सप्तम रोपवे, राजस्थान का सप्तम जो रोपवे है वो कहाँ लगा है, तो इस पे भी अगर जाना चाहे तो ध्यान रखना कभी सीकर घूम के आना, जीर्ण माता का मंदिर। और ये जीर्ण माता का जो मंदिर है इस पे लगा है 7वां, और ये पड़ता है आपके सीकर के अंतर्गत। और इस पे कब लगा है? तो ये भी 2024 के अंतर्गत लगा है। तो भाई साहब इसमें से कम बेटा आपको शुरुआत के 3 या 4 याद होने चाहिए, बाकी याद नहीं रहेंगे तो भी चलेगा। लेकिन मैंने आपको क्रम अनुसार कितने लिखा दिए हैं? मैंने आपको क्रम अनुसार 7 रोपवे लिखा दिए, जिनमें सबसे पहला है आपका कौन सा? सुंदा माता वाला। दूसरा है मेरे भाइयों इच्छा पूर्णी करणी माता वाला। तीसरा है सावित्री माता वाला। चौथा है भीड़ सामुद वाला। 5वां है अन्नपूर्णा खोले वाले हनुमान जी। छठा जो आपका रोपवे है वो नीमच माता मंदिर है। और 7वां जो रोपवे है वो जीर्ण माता मंदिर है। डन। तो भाई साहब ये कुछ आपको रोपवे याद करने भाई साहब राजस्थान के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए संचालित की गई ये रोपवे सेवा है। जो ये सारे रोपवे आपको याद रहेंगे तो कल को क्या पता अगर मिलान करने के लिए क्वेश्चन आ जाए तो उसे भी आप सही कर पाए। ओके डन। चलिए गुरुजी डन। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर भाई साहब। अब आ जाता है तीसरा पॉइंट आपका बस सेवा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो बस सेवा चलाई गई है उसमें एक है आपके पास जिसे आप कहेंगे क्या? धौरा एक्सप्रेस वे। अब यह सबसे पहली बात यह आती है कि धौरा एक्सप्रेस वे जो गाड़ी है, धौरा मतलब आपके मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत जो धौरे लहरदार जो बालू का स्तूप होते हैं उनमें यह सड़क मार्ग ऐसे बनाया हुआ है। तो बस में बैठने के बाद जब बस यूं चलेगी तो भाई सब मजा तो आएगा, नहीं है क्या? बिल्कुल सर। तो धौरा एक्सप्रेस वे की शुरुआत कब से हुई है? तो ध्यान रखना 2010 से हुई है। और मेरे भाइयों कौन कौन से जिलों में संचालित है? शुरुआत हुई है, शुरुआत में भाई साहब आपके बीकानेर के लाडेरा गांव से। कौन से गांव से बेटा? बीकानेर के लाडेरा गांव से इसकी शुरुआत है। ओके सर। और जिला कौन सा रहेगा? धौरा एक्सप्रेस वे अब कहाँ कहाँ पे संचालित है? तो भाई साहब ध्यान रखेंगे आपके बीकानेर में भी संचालित है, फिलहाल तो आपके जैसलमेर के भी अंतर्गत संचालित है। ओके सर। आपके बाड़मेर में भी संचालित है। जी गुरुजी। और आपके जोधपुर में भी संचालित है। ओके सर। तो मेरे भाइयों बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर। तो धौरा एक्सप्रेस वे जो है भाई साहब इसकी शुरुआत 2010 में है। बीकानेर के कहां से है? लाडेरा गांव से है। जिला रहेगा बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर। एक आपकी चलती है जयपुर प्राइड बस सेवा। इसकी शुरुआत सर कब हुई है? तो भाई साहब आप ध्यान रखेंगे बेटा इसकी जब शुरुआत की आपसे बात की जाएगी कभी भी तो एक बात इसमें ध्यान रखना, इसकी शुरुआत जो हुई है वो 2003 से हुई है। सर जयपुर प्राइड बस सेवा के अंतर्गत क्या है बेटा? ये डबल डेकर बस सेवा होती है जिसमें से ऊपर का फ्लोर खाली होता है। खाली का मतलब छत नहीं होती है, केवल कुर्सियां लगी रहती हैं, नीचे का फ्लोर पैक होता है। तो जो भी पर्यटक होते हैं वो ऊपर बैठ के, और रात्रि के अंतर्गत ये चलाई जाती है बस, तो पूरा की पूरा नजरिया देख सकते हैं मेरे भाइयों जयपुर का। तो इसे कहा जाता है डबल डेकर बस सेवा। ओके सर। जयपुर प्राइड बस सेवा या इसे आप कह सकते हैं डबल डेकर बस सेवा। तो ध्यान रखेंगे यह एक बेटा यह एक डबल डेकर बस सेवा है। यह एक डबल डेकर मेरे भाइयों बस सेवा है। ओके। शुरुआत कब हुई है? 2003 से हुई है। और ध्यान रखेंगे भाई साहब यह केवल रात्रिकालीन, यह केवल रात्रिकालीन भ्रमण हेतु, यह केवल रात्रिकालीन भ्रमण हेतु मेरे भाइयों चलाई जाती है। तो यह केवल रात्रिकालीन भ्रमण हेतु चलाई जाती है जिसे कहा जाता है जयपुर प्राइड बस सेवा। तो ये दो ध्यान रखनी है बेटा, एक धौरा एक्सप्रेस बस सेवा 2010 में बीकानेर के लाडेरा गांव से, और एक जयपुर प्राइड बस सेवा शुरुआत 2003 के अंतर्गत हुई है मेरे भाइयों। ये एक डबल डेकर बस सेवा है। ओके चलिए, तो यहां तक बात है आपको समझ में आ गई पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। ओके सर। फिर अगली बात बताता हूं आपको, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हमने चालू की हुई है एक नौकायान सुविधा
जो केंद्र सरकार के सहयोग से चालू की हुई है। इसमें एक योजना संचालित है आपकी, जिसे कहते हैं राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना। राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना। ओके सर, अब इसकी सर शुरुआत कब हुई है राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना की, सहयोग कैसे कैसे, और इसमें राजस्थान की झीलें कितनी शामिल हैं। तो यह सबसे पहली बात तो भाई साहब ये कि इसकी जो शुरुआत है वो है मेरे भाइयों 1 अप्रैल 2016 से। कब से शुरुआत है इसकी भाई साहब? 1 अप्रैल 2016 से। बेटा कोई भरतपुर से है या नहीं है, ऐसे कमेंट से क्या होगा? आप तो अपनी पढ़ाई रखो ना। मैं तो कभी ये देखता ही नहीं कि आप कितने लोग जुड़े हुए हो, बताइए। मैं हमेशा अपनी पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ आप लोगों को पढ़ाता हूं। जितने भी लोग मेरे को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। यहाँ से कुछ अगर आपको अच्छा मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और वो हुबहू एग्जाम के अंतर्गत मिल रहा है तो मेरे लिए और भी काबिल तारीफ है। तो आप ये छोड़ो कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, आप तो मस्त होके बस अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से रखो, ठीक है बेटा? चलिए, बिल्कुल सर। तो राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2016 से हुई है। सहयोग कैसे रहेगा तो ध्यान रखना 60:40 में रहेगा। 60 किसका रहेगा? केंद्र का रहेगा, और 40 किसका रहेगा? राज्य का रहेगा। राजस्थान की झीलें इसमें कितनी शामिल की गई हैं तो ध्यान रखना राजस्थान की इसमें 6 झील शामिल की गई हैं बेटा। कितनी झील शामिल है? 6। अब सर वो 6 झील कौन कौन सी हैं? तो बहुत इजी गोइंग तरीके से आप याद करेंगे। मेरा तरीका तो यह है 2, 2, 1 और 1, इस प्रकार से याद रखना है। 2-2 के ग्रुप में 2-2 झीलें रहेंगी, 1-1 अलग से रहेगी। तो याद कैसे करना है वो मैं बता देता हूं। तो भाई साहब 2 झीलें तो वो रहेंगी आपकी जिसमें एक का नाम तो रहेगा पुष्कर। कौन सी झील है? पुष्कर झील। और बेटा एक रहेगी आपकी जिसे आप कहेंगे आना सागर। तो पुष्कर और आना सागर झील दोनों तो बेटा ये रहेंगी जो आपकी कहां की हैं? अजमेर की। तो राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना में 2 झील तो आपकी रहेंगी अजमेर की, जिनमें एक का नाम पुष्कर और एक का नाम रहेगा आना सागर। ओके सर। फिर 2 झील रहेंगी आपकी ये उदयपुर की, जिनमें एक का नाम है पिछौला झील। कौन सी झील है? पिछौला झील। और एक का नाम है फतेह सागर। पिछौला और फतेह सागर झील। और ये दोनों की दोनों झील भाई आपकी कहाँ रहने वाली हैं? तो ये आपकी रहेंगी कहाँ पे? उदयपुर के अंतर्गत। तो 2 झील का ग्रुप तो आपको अजमेर से लेना है जहाँ पे पुष्कर और आना सागर है, और 2 झील वो लेनी है जो उदयपुर में स्वरूप सागर लिंक नहर से जॉइंट है। ये मैंने बताया हुआ है कि स्वरूप सागर लिंक नहर से ये दोनों मिली हुई हैं, पिछौला और फतेह सागर। तो 2 आपको ये लेनी है। एक इसमें से आपको वो लेनी है जो राजस्थान की सबसे ऊंची झील है, जिसका नाम है नक्की झील। ओके सर। और नक्की झील है आपके सिरोही के अंतर्गत। और एक इनमें से वो लेनी है जो राजस्थान की सबसे ज्यादा प्रदूषित झील है, और उस झील का नाम है मेरे भाइयों मानसागर झील। और ये मानसागर झील आपकी कहां पे रहने वाली है? तो जयपुर के अंतर्गत रहने वाली है। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना में शामिल जो आपकी 6 झीलें रहेंगी, इनको जरूर याद रखना। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी बन जाता है कि राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना में शामिल झील नहीं है, इनमें से कोई 3 लिख देगा, एक कोई और लिख देगा। उस स्थिति में इसी प्रकार से याद रखना है जैसे मैंने बताया है कि 2 अजमेर की, 2 उदयपुर की, एक सबसे ऊंची और एक सबसे प्रदूषित जो राजस्थान की झील है जिसे कहते हैं मानसागर झील जयपुर में। मेरे भाइयों ओके डन है। जिससे आपकी द्रव्यवती नदी निकलती है, जिसके द्रव्यवती नदी के किनारे पूरा जयपुर शहर बसा हुआ है, ये वही झील है मानसागर, जिसके मध्य में जल महल बना हुआ है। ओके बेटा। तो यहां तक आपको ये राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना, तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सबसे पहले मैंने आपको क्या कराया मेरे भाइयों? कल मैंने कराया था आपको रेल सेवा, फिर कराया है रोपवे सेवा, फिर कराया है बस सेवा, और फिर कराया है नौकायान सुविधा या सेवा। इससे हम पर्यटन को यहाँ पे बढ़ावा दे सकते हैं। जब इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे तो वो बार बार घूमने के लिए यहाँ पे आते हैं। यस मेरे भाइयों। ओके बेटा डन, बहुत बढ़िया बेटा। ओके, अब चलते हैं बेटा अगले पॉइंट पर, और अगला पॉइंट है हमारा जो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये मेरे भाइयों। अगला पॉइंट यह है कि यूनेस्को सूची में शामिल राजस्थान की जो धरोहर हैं, यूनेस्को सूची में शामिल राजस्थान की जो धरोहर हैं, उनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक सांस्कृतिक धरोहर, एक प्राकृतिक धरोहर और एक अमूर्त धरोहर। इसका मतलब क्या होता है?
सांस्कृतिक धरोहर का मतलब ये होता है जिसमें किले, दुर्ग और हवेलियां इनको आपको रखा जाता है, उसे कहते हैं सांस्कृतिक धरोहर। प्राकृतिक धरोहर का मतलब जो ये होता है जिसमें मानव का योगदान कम और प्रकृति का योगदान ज्यादा होता है। तो अपनी प्राकृतिक धरोहर भी एक है ऐसी जो यूनेस्को सूची में शामिल है। और अमूर्त धरोहर का मतलब ये होता है कि उसे हमेशा देखना पॉसिबल नहीं है, किसी विशेष फेस्टिवल पे ही उसे देखना पॉसिबल है, इसलिए उसे अमूर्त कैटेगरी में रखा जाता है। तो यह सबसे पहले अपन देखेंगे कि जो आपकी सांस्कृतिक धरोहर हैं मेरे भाइयों ये कौन कौन सी हैं। तो यूनेस्को सूची में शामिल राजस्थान की धरोहर में सबसे पहले सांस्कृतिक धरोहर आपके लिए लेके आऊंगा। तो मेरा तो ये कहना है, इसके लिए एक ट्रिक याद रखना भाई कि आम, चीकू, गाजर, आम, चीकू और गाजर अगर आपको खरीदने हैं तो भाई साहब ये कहां से खरीदने हैं जी गुरुजी बताइए आप। तो ये भाई साहब आम, चीकू और गाजर आपको जयपुर से खरीदने हैं। कहां से खरीदने हैं बेटा? जयपुर से। अब देखो आ से आ जाएगा आमेर, मां से भाई साहब आपसे रिक्वेस्ट है मेहरानगढ़ मत निकाल बैठना, मां से आएगा मंतर, बाद में सही कर लेना जंतर मंतर। तो आ से आमेर, मां से मंतर, जंतर मंतर, ची से चित्तौड़गढ़, कू से कुंभलगढ़, गा से गागरोन और जा से ध्यान रहे भाई साहब जैसलमेर निकालना है और उसके बाद पहुंचना है सोनारगढ़ में। तो जा से जैसलमेर निकलेगा, उसके बाद सोनारगढ़ में पहुंचना है। रा से रणथंभौर दुर्ग और जयपुर से भाई साहब जयपुर परकोटा, जो जयपुर की चार दीवारी है उसे कहेंगे जयपुर परकोटा। तो बताइए आ से कौन आया बेटा? तो आप कहेंगे सर आ से आया आमेर दुर्ग। ओके बेटा। और फिर आप मां से क्या कहेंगे भाई? तो आप कहेंगे जंतर मंतर। ओके सर। फिर ची से आप क्या कहेंगे भाई? तो ची से आप कहेंगे मेरे भाइयों जिसको आप बोलेंगे चित्तौड़गढ़ दुर्ग। क्या बोलेंगे? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। और कू से मेरे भाइयों क्या कहेंगे आप? तो उसे आप बोलेंगे कुंभलगढ़ दुर्ग। क्या बोलेंगे? कुंभलगढ़ दुर्ग। और गा से आप क्या कहेंगे? तो बेटा उसे कहेंगे आप गागरोन दुर्ग। क्या कहेंगे? गागरोन दुर्ग। और जा से जैसलमेर में आएगा एक जिसे आप कहेंगे सोनारगढ़ दुर्ग। क्या कहेंगे बेटा? सोनारगढ़ दुर्ग। और रा से आएगा मेरे भाइयों जिसे आप कहेंगे बेटा रणथंभौर दुर्ग। क्या कहेंगे? रणथंभौर दुर्ग। और जयपुर से मेरे भाइयों आएगा आपका जयपुर परकोटा। क्या आएगा बेटा? जयपुर परकोटा। अब ये रहेंगे कहां कहां पे? तो ये भी देख लीजिए आप। आमेर जो है मेरे भाइयों ये कहां पे रहने वाला है? तो ये जयपुर के अंतर्गत रहेगा। जंतर मंतर जो है ये कहां रहने वाला है? तो ये भी जयपुर के अंतर्गत रहेगा। चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है ये कहां रहने वाला है? तो ये भी चित्तौड़गढ़ में रहेगा। कुंभलगढ़ जो दुर्ग है ये कहां रहने वाला है? तो ये राजसमंद में रहेगा। गागरोन जो दुर्ग है ये कहां रहने वाला है? तो ये झालावाड़ में रहेगा। सोनारगढ़ जो दुर्ग है ये कहां रहने वाला है? तो ये जैसलमेर में रहेगा। रणथंभौर जो दुर्ग है ये कहां रहने वाला है? तो ये सवाई माधोपुर में रहेगा। और जयपुर परकोटा कहां रहने वाला है? तो ये जयपुर में रहेगा। ओके बेटा। तो इस तरीके से याद करेंगे तो इजी गोइंग हो जाएगा। अब आमेर को यूनेस्को सूची में कब शामिल किया गया? तो ध्यान रखना ये 2013 में। जंतर मंतर को कब शामिल किया गया? तो ये 2010 के अंतर्गत। चित्तौड़गढ़ को कब शामिल किया गया? तो ये 2013 के अंतर्गत। कुंभलगढ़ को कब शामिल किया गया? तो 2013 के अंतर्गत। गागरोन को कब शामिल किया गया? 2013 के अंतर्गत। सोनारगढ़ को कब शामिल किया गया? 2013 के अंतर्गत। रणथंभौर को कब शामिल किया गया? 2013 के अंतर्गत। और जयपुर परकोटे को कब शामिल किया गया? 2019। तो बस इसमें आपके ये तो खोल ही लोगे आप, आम, चीकू, गाजर से सारे स्थान खोल लोगे आप, पता है मुझे। अब एक बात बस ध्यान रखना, जंतर मंतर शामिल है आपका 2010 में और जयपुर परकोटा शामिल है 2019 में। ओके डन। बाकी सब में आंख बंद करके 2013 2013 2013 2013 रहेगा। समझ गए? तो बस जंतर मंतर में तो क्या रखना है बेटा? 2010 और इसके अलावा जयपुर परकोटे में 2019 और बाकी सब में भाई साहब क्या करना है आपको मेरे भाइयों? ओनली फॉर क्या करना है? बस 2013 2013 2013। लैब असिस्टेंट के लिए बिल्कुल राजस्थान ज्योग्राफी की मैराथन होगी, आप बेफिक्र रहिए।
बहुत जल्दी बता दूंगा आपके लिए कौन सी डेट को होने के लिए जा रही है। मैंने उसके अंतर्गत आपके लैब असिस्टेंट के अंतर्गत मेरे भाइयों इंडियन ज्योग्राफी की तो मैराथन ले ली है, उसमें आप सभी बच्चों का काफ़ी सपोर्ट मिला था, उसके लिए दिल से धन्यवाद। और राजस्थान की भी मैं मैराथन बहुत जल्दी आपके लिए लेकर आऊँगा, उसका आपके लिए कल ही अनाउंसमेंट कर दूंगा कि कब लेने वाला हूँ, आप बेफिक्र रहिए। ओके सर, डन। तो बताइए यहां तक की बात तो समझ में आ गई, ये आपकी रहेंगी सांस्कृतिक धरोहर। अब चलते हैं यूनेस्को सूची में शामिल आपके राजस्थान की प्राकृतिक और अमूर्त धरोहर कौन कौन सी हैं। ओके सर, तो लीजिए भाई साहब, अब यूनेस्को सूची में शामिल आपके राजस्थान की प्राकृतिक धरोहर कौन सी है और अमूर्त धरोहर कौन सी है, इस पे भी अपन चर्चा करेंगे। जी सर, अब बताओ प्राकृतिक धरोहर में है आपकी मेरे भाइयों केवला देव, प्राकृतिक धरोहर में शामिल है आपका केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। कौन शामिल है बेटा? केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। और अमूर्त धरोहर में शामिल है मेरे भाइयों आपका ये बेटा, जिसको आप कहते हैं कालबेलिया नृत्य। क्या कहते हैं बेटा? कालबेलिया नृत्य। तो प्राकृतिक धरोहर में शामिल है केवला देव राष्ट्रीय उद्यान और अमूर्त धरोहर में शामिल है कालबेलिया नृत्य। अब मेरे को एक बात बताओ, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान प्राकृतिक धरोहर में कब शामिल किया गया था? तो आप कहेंगे सर 1985। भाई यूनेस्को सूची में ये कब शामिल किया गया है प्राकृतिक धरोहर के रूप में? तो ध्यान रखना 1985। ओके सर, और मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, आप कमेंट करके मुझे ये बताओ, अच्छा कर भी दिया भाई ने एक ने, तो कि अमूर्त जो धरोहर है आपकी कालबेलिया नृत्य, ये कब शामिल की गई है यूनेस्को सूची में? तो ध्यान रखना भाई साहब 2010 के अंतर्गत। कब शामिल है? 2010 के अंतर्गत। ओके सर, अब गलती से अगर भाई साहब वो ये कह दे, क्या सर, जैसे यहां पे समझने का प्रयास करेंगे आप, गलती से अगर ये कह दिया जाए कि जो आपका ये केवला देव है, अब यहां पे अच्छे से सुनना भाई साहब, ये जो आपका केवला देव है, ओके सर, और यहां पे आपसे ये पूछा जाए कि केवला देव को मेरे भाइयों राष्ट्रीय उद्यान, केवला देव को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कब किया गया? ओके सर, केवला देव को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कब किया गया? केवला देव को रामसर साइट कब घोषित किया गया? केवला देव को रामसर साइट कब घोषित किया गया? और केवला देव को मेरे भाइयों यूनेस्को सूची में शामिल कब किया गया? यूनेस्को सूची में शामिल कब किया गया? तो भाई साहब देखो, यह कंफ्यूज नहीं पालना है, ये तीनों चीजें मैं इसीलिए यहां लेके आया हूं, आपको नोट के अंतर्गत लिखा रहा हूं, ये ध्यान रहे, एक ही जगह से याद रखेंगे। राष्ट्रीय उद्यान तो ये बना था 1981 में, 27 अगस्त 1981 में। उसी टाइम पे ये रामसर साइट भी घोषित हुआ 1981 के अंतर्गत, लेकिन ये यूनेस्को सूची में शामिल है 1985 में। तो भाई साहब मेरे कहने से ये वाली बात आप जरूर याद रखें, कहीं आप यहां गड़बड़ कर दो, नहीं है क्या बेटा? केवला देव जो राष्ट्रीय उद्यान बना था वो बना था 27 अगस्त 1981 को, और रामसर साइट ये बना 81 को। तो राष्ट्रीय उद्यान और रामसर साइट तो एक ही ईयर में है, लेकिन जब बात यूनेस्को सूची में शामिल की आएगी तो 85 है। ओके सर, फिर यहां पे मैं बात करता हूं अमूर्त कला के अंतर्गत कालबेलिया नृत्य 2010 में जुड़ा है। अब बताओ, कल को मैं ये कहूं आपसे कि यूनेस्को सूची में शामिल राजस्थान की एकमात्र प्राकृतिक धरोहर कौन सी है? तो प्राकृतिक तो बेटा एक ही है ना, जिसको अपन कह रहे हैं केवला देव। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। तो ये थोड़ा सा और एक चीज ध्यान रखेंगे मेरे भाइयों इस जगह पे। जी गुरुजी बताइए। और बात ये है मेरे भाइयों कि आपका केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान प्राकृतिक, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को सूची में शामिल है। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को सूची में शामिल है, यूनेस्को सूची में शामिल है। ध्यान रखेंगे आप, राजस्थान की एकमात्र, राजस्थान की एकमात्र प्राकृतिक धरोहर है।
तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को सूची में शामिल राजस्थान की एकमात्र प्राकृतिक धरोहर है। तो यूनेस्को सूची में शामिल ये आपकी कुछ धरोहर रहेंगी, जिसमें से आपकी मेरे भाइयों सांस्कृतिक धरोहर अलग कराई है मैंने, प्राकृतिक अलग बताई है और अमूर्त अलग बताई है। पहले मेरे को एक बार कमेंट करके बताओ यहां तक की बात आपको समझ में आई या नहीं आई। चलिए जल्दी से एक बार बताइए कि यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं आई। ओके चलिए बेटा, चलिए मेरे भाइयों यहां तक बात क्लियर है सबकी। ओके मेरे भाइयों, अब चलते हैं मेरे भाइयों आगे, और आगे की जो बात करेंगे वो ये रही मेरे भाइयों। अब आ जाता है कुछ प्रमुख पर्यटन सर्किट पे मैं बात करने वाला हूं आपसे मेरे भाइयों। प्रमुख पर्यटन सर्किट जो है सांस्कृतिक चीजों को या प्राकृतिक चीजों को या धार्मिक चीजों को जब एक सड़क मार्ग के थ्रू जोड़ा जाता है तो उसे बोला जाता है सर्किट। क्या बोला जाता है? सर्किट। तो हमारे राजस्थान के अंतर्गत ऐसे बहुत सारे रूट हैं मेरे भाइयों जो सांस्कृतिक, प्राकृतिक और धार्मिक चीजों को एक रूट के साथ जोड़ा जाता है, उसे कहा जाता है क्या? सर्किट। तो मेरे भाइयों यहाँ पे आपके कुछ सर्किट आपको दिखने को मिलेंगे, जिसमें एक पर्यटन संभाग नाम से, एक इको एडवेंचर नाम से, एक कृष्णा सर्किट है, एक मेरे भाइयों वाइल्ड लाइफ सर्किट है, एक पुरातात्विक सर्किट है, एक गौड़वाड़ सर्किट है, एक तीर्थ सर्किट दिया हुआ है, एक वागड़ है, एक बालाजी है, एक ट्राइबल है और एक बुद्धा सर्किट है मेरे भाइयों। ये आपके पास में आएंगे। और एक और आ जाएगा मेरे भाइयों जो वर्तमान के अंतर्गत आपका सर्किट के रूप में घोषित हुआ है, आने वाले समय में बनके तैयार हो जाएगा, मरु मेरे भाइयों, मरु सांस्कृतिक सर्किट। ओके सर, मरु सांस्कृतिक सर्किट, उसे भी देखेंगे। तो यहाँ सबसे पहले एक एक को अपन उठाएंगे। अब बताइए, यहाँ सबसे पहले आपके सामने है पर्यटन संभाग। तो मेरे भाइयों आपके पर्यटन के अंतर्गत जो संभाग निर्धारित किए गए हैं पर्यटन में, वैसे आपके राजस्थान के 7 संभाग हैं, लेकिन उनमें से पर्यटन संभाग का दर्जा कितने संभागों को प्राप्त है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। पर्यटन संभाग का दर्जा जो प्राप्त है ना, वो 4 आपके पर्यटन संभाग हैं राजस्थान के अंतर्गत। कितने भाई साहब? आपके 4 पर्यटन संभाग हैं राजस्थान के अंतर्गत। अब सर वो 4 पर्यटन संभाग आपके कौन कौन से हैं? तो भाई साहब वो यहां से आपको ध्यान रखना है, जिसमें एक है भाई साहब आपका ये, जिसे आप कहेंगे जोधपुर पर्यटन संभाग। एक है भाई साहब आपका ये, जिसे आप कहेंगे जोधपुर पर्यटन संभाग। एक है भाई साहब आपका ये, जिसे आप कहेंगे अजमेर पर्यटन संभाग, अजमेर पर्यटन संभाग। ओके सर। और एक है मेरे भाइयों आपका ये, जिसे आप कहेंगे कोटा पर्यटन संभाग। क्या कहेंगे? कोटा पर्यटन संभाग। और एक है मेरे भाइयों आपका ये, जिसे आप कहेंगे उदयपुर पर्यटन संभाग। क्या कहेंगे? उदयपुर पर्यटन संभाग। तो ऐसे करके राजस्थान के अंतर्गत भाई साहब आपसे कल को पूछा जाए कि पर्यटन संभाग के रूप में कितने संभागों को दर्जा प्राप्त है, तो आप कहेंगे सर 4 पर्यटन संभागों को सब पर्यटन संभाग के रूप में दर्जा प्राप्त है, जिनमें से नीचे नीचे वाले आप ले लेंगे, एक आधार रेखा खींच के उससे नीचे नीचे वाले, जैसे ये जोधपुर पर्यटन संभाग, अजमेर पर्यटन संभाग, कोटा पर्यटन संभाग और उदयपुर। इसको हाथ नहीं लगाना है, ना जयपुर पर्यटन संभाग को, ना भरतपुर पर्यटन को, और ना ही आपके बीकानेर को, इनको हाथ नहीं लगाना है। तो 4 आपके पर्यटन संभाग रहेंगे मेरे भाइयों, जो ये रहे आपके जोधपुर पर्यटन संभाग, अजमेर, कोटा और उदयपुर पर्यटन संभाग। ओके डन, डन सर। फिर चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है मेरे भाइयों पुरातात्विक सर्किट के रूप में मेरे भाइयों आपके कितने बनाए गए पुरातात्विक सर्किट? तो पुरातात्विक सर्किट के रूप में भाई साहब आपके 7 शामिल हैं। पुरातात्विक सर्किट कितने को बनाया गया है? 7। यहां पे एक हिंट दे देता हूं याद करने के लिए, बिल्कुल रटना नहीं है। पुरातात्विक सर्किट जो 7 है आपके, वो 7 की 7 संभागों के नाम से ही है। इसका मतलब अगर आपको 7 संभागों के नाम है तो बस उनके पीछे लिखना है भरतपुर पुरातात्विक सर्किट, इस प्रकार से चलना है। ओके सर, डन। तो लीजिए मेरे भाइयों 7 जो आपके सर्किट रहने वाले हैं सर पुरातात्विक सर्किट, उसमें एक तो सर ये रहेगा आपका, मैं इधर से ही चल देता हूं आपके लिए। ये लीजिए, एक आ गया भरतपुर पुरातात्विक सर्किट। ओके सर, भरतपुर पुरातात्विक सर्किट, ठीक है सर। एक आ जाएगा मेरे भाइयों, इधर की तरफ चलेंगे आप तो ये आ गया
जयपुर पुरातात्विक सर्किट। ओके सर, एक ये आ गया आपका जयपुर पुरातात्विक सर्किट, डन। और इधर की तरफ चलेंगे तो तीसरा यहाँ पे और आ जाएगा, जिसे आप बोलने वाले हैं बीकानेर, बीकानेर पुरातात्विक सर्किट, बीकानेर पुरातात्विक सर्किट आ जाएगा। ओके सर, फिर और आप इधर की तरफ चलेंगे तो मेरे भाइयों एक और आएगा आपके पास, जिसे आप बोलेंगे जोधपुर पुरातात्विक सर्किट। ओके सर, जोधपुर पुरातात्विक सर्किट। और इधर की तरफ आएंगे तो एक आ जाएगा आपके पास ये, जिसे आप बोलेंगे उदयपुर पुरातात्विक सर्किट। ओके सर, उदयपुर पुरातात्विक सर्किट। और मेरे भाइयों और चलेंगे तो एक आपका ये आ जाएगा, जिसे आप कहेंगे अजमेर पुरातात्विक सर्किट, अजमेर पुरातात्विक सर्किट। और मेरे भाइयों एक लास्ट सातवां आपका जो रहेगा उसे आप कहेंगे कोटा पुरातात्विक सर्किट। क्या कहेंगे बेटा? कोटा पुरातात्विक सर्किट। तो ऐसे करके मेरे भाइयों कितने आपके सर्किट आ गए सर? 7 सर्किट आ गए। तो पुरातात्विक सर्किट के अंतर्गत पूरे 7 संभाग के नाम लेने हैं, पर्यटन संभाग के अंतर्गत केवल 4 ही नाम लेने, नीचे वाले। समझ गए? वेरी गुड सर, यहां तक कंप्लीट है मेरे भाइयों। ओके, अब चलते हैं अगली सर्किट पर। अगला क्या है मेरे भाइयों? बुद्धा सर्किट। अब सर इसका मीनिंग क्या होता है? बेटा ऐसे सर्किट या ऐसे स्थान जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं उन्हें अपन कहते हैं बुद्धा सर्किट। अब बौद्ध धर्म से संबंधित भाई साहब अपने यहाँ कौन से ऐसे स्थान है जिनको बुद्धा सर्किट के रूप में चिन्हित किया गया है? तो सुनिए मेरे भाइयों, बुद्धा सर्किट के अंतर्गत आपके आने वाले हैं 2 स्थान। कितने आने वाले हैं? 2। अब बुद्धा सर्किट मतलब बौद्ध धर्म से संबंधित रहेंगे, तो वो 2 कौन कौन से हैं? तो उसमें एक तो ध्यान रखेंगे भाई साहब आप ये, जी गुरुजी, एक तो है आपका बैराठ वाला एरिया। कौन सा वाला एरिया रहेगा? बैराठ वाला एरिया। ये बैराठ की जो पहाड़ियां हैं ये आपके बुद्धा सर्किट से संबंधित है। ओके सर। और एक रहेगा मेरे भाइयों ये, जिसे आप कहेंगे बौद्ध कौलवी की गुफाएं, बौद्ध कौलवी की गुफाएं। मेरे लिए मत डालना है ना, चाहे मैंने छोड़ दी, उनको डाल दे। बौद्ध कौलवी की गुफाएं। ओके सर, तो ये बौद्ध कौलवी की जो गुफाएं हैं ये कहाँ रहेंगी मेरे भाइयों? तो ये आपकी रहने वाली हैं झालावाड़ के अंतर्गत। तो आपके बुद्धा सर्किट के अंतर्गत मेरे भाइयों 2 ही रहने वाले हैं, एक बैराठ और एक बौद्ध कौलवी की गुफाएं। अब सुनिए आराम से मेरे भाइयों। जी गुरुजी आप बताइए। तो भाई साहब बैराठ जो है ये एज ए प्राचीन राजस्थान के अंतर्गत, तो भाई साहब प्राचीन राजस्थान में जब 33 जिले हुआ करते थे तब तो ये जयपुर में था। ओके सर। और अभी ध्यान रखेंगे जब 41 जिले हो चुके हैं तो नवीन राजस्थान के अकॉर्डिंग ये आ चुका है भाई साहब आपका कोटपुतली बहरोड में। तो एक तो बुद्धा सर्किट आपका रहेगा कोटपुतली बहरोड में, किस नाम से रहेगा? बैराठ नाम से। और एक बौद्ध कौलवी की गुफाएं भाई साहब ये कहां पे रहेंगे? झालावाड़ के अंतर्गत। तो भाई साहब आपके बुद्धा सर्किट से संबंधित 2 ही स्थान रहने वाले हैं, जी गुरुजी, जिनमें एक बैराठ और एक बौद्ध कौलवी की गुफाएं। डन मेरे भाइयों। ओके सर, अब चलते हैं अगले पॉइंट पर सर, और अगला पॉइंट है आपका तीर्थ सर्किट। अब सर तीर्थ सर्किट के अंतर्गत आपने कितने स्थान आपके चिन्हित किए हुए हैं? तो यहाँ पे भी आपको ये पता होना चाहिए कि तीर्थ सर्किट के अंतर्गत कौन कौन आएगा मेरे भाइयों। ओके, तो यहाँ पे सुनिए, बहुत इजी गोइंग अपन समझने वाले हैं भाई साहब। यहाँ से आपका अजमेर आपको उठाना है। ओके सर, अजमेर उठाना है। इधर से आपका भाई साहब करौली उठाना है, और इधर से मेरे भाइयों राजसमंद उठाना है। क्या उठाना है? राजसमंद। अब सर इसमें कौन कौन से स्थान रहेंगे? तो बताइए, ये तो मैंने किसको उठाया है पहले मुझे ये बताइए। ये सर आपने अजमेर उठाया है, ये करौली लिया है, और ये आपने राजसमंद लिया है। तो चलो मैं एक बार लिख देता हूं जी। ये आपका अजमेर है, ये आपका मेरे भाइयों करौली है, और ये आपका राजसमंद है। कौन है? राजसमंद। इन बेटा आपके तीनों स्थानों को मिला के, इन तीनों स्थानों को मिला के मेरे भाइयों जो सर्किट बनाया गया है, जी गुरुजी, उसे कहते हैं मेरे भाइयों क्या? उसे बोला जाता है तीर्थ सर्किट। क्या कहा जाता है? तीर्थ सर्किट। अब अजमेर कंप्लीटली नहीं लेना है आपको भाई। अजमेर के अंतर्गत एक स्थान चिन्हित किया गया है जिसका नाम है पुष्कर।
करौली में एक स्थान चिन्हित है जिसका नाम है महावीर जी करौली। क्या है बेटा? महावीर जी करौली। और मेरे भाइयों आपके राजसमंद में एक स्थान चिन्हित है जिसे आप कहते हैं नाथ द्वारा। क्या कहते हैं मेरे भाइयों? नाथ द्वारा। तो ये जो 3 स्थानों को मिला के जो बनाया गया सर्किट है, इसे हमेशा ध्यान रखना, ये कहलाता है क्या? तीर्थ सर्किट कहलाता है। तो तीर्थ सर्किट में शामिल स्थान कौन कौन से रहेंगे? तो भाई साहब ध्यान रहे, अजमेर पुष्कर, महावीर जी करौली और नाथ द्वारा राजसमंद। तो जल्दी से मेरे को बताइए भाई साहब, यहां तक बात समझ में आई बेटा? प्रिया मीना ओके बेटा ओके। मारवाड़ किंग्स इसका लव यू लव यू लव यू। अरे यार क्या कर रहे हो यार? चलिए बहुत बढ़िया मेरे भाइयों। अरे नहीं, मेरा मतलब उठाने का मतलब यार उस जिले से संबंधित है यार। आप भी यार क्या ऐसे मेरे शब्दों पे अगर आप विराम लगाएंगे तो बताइए फिर मैं अपने रोल में कैसे पढ़ा पाऊंगा? नहीं है क्या भाई साहब? चलिए आज तुमसे लास्ट में एक बार बात करके जरूर जाऊंगा, बहुत दिन हो गए तुमसे बात किए हुए, बस पढ़ाने में लग रहा हूं। अभी लास्ट में बात करूंगा, अभी आगे चलते हैं अपन, ठीक है? ये तीर्थ सर्किट हो गया, फिर चलते आगे मेरे भाइयों कृष्णा सर्किट। मतलब आपके कृष्ण भगवान से संबंधित मंदिर, उसके अंतर्गत आपको यह देखना है कृष्णा सर्किट क्या है। कृष्णा सर्किट के अंतर्गत कृष्ण भगवान से संबंधित अपन को मंदिर उठाने जी उठा लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये समझें आप। जी गुरुजी बताइए। एक आपके केंद्र सरकार के द्वारा स्वदेश दर्शन योजना चलाई गई थी, ओके सर। उसके अंतर्गत 5 स्टेटों को चुना गया, जिसमें 4 तो मेरे राजस्थान के पड़ोसी थे, जिसमें खुद राजस्थान, एक यूपी, एक एमपी और एक मेरे भाइयों गुजरात और एक हरियाणा। तो ये आपके राजस्थान, यूपी, हरियाणा और गुजरात। एमपी नहीं था, राजस्थान, यूपी, हरियाणा और गुजरात। और एक इस योजना में शामिल किया गया था उड़ीसा। तो स्वदेश दर्शन योजना के थ्रू आपके कृष्णा सर्किट चिन्हित किए गए, जिसमें भारत से कितने स्टेट उठाए गए? 5। अब उसमें हमारे राजस्थान के अंतर्गत से ऐसे कितने मंदिर आपके चिन्हित किए गए जिनको कृष्णा सर्किट में रखा जाता है? ये आपको ध्यान रखना है बस। जी सर। तो देखिए, केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना 2014 और 15 के द्वारा भारत के 5 राज्यों में कृष्णा सर्किट बनाए गए। अब वो 5 राज्य भाई साहब आपके कौन कौन से हैं? तो यहां से देखिए, एक था आपका उड़ीसा, एक था आपका गुजरात, एक था आपका हरियाणा, एक था आपका उत्तर प्रदेश और एक था अपना राजस्थान। ऐसे करके 5। अब राजस्थान से मेरे भाइयों इसके अंतर्गत कितने मंदिर लिए गए? राजस्थान से इसके अंतर्गत कितने मंदिर उठाए गए? तो ये ध्यान रखना, राजस्थान से उठेंगे आपके कितने मंदिर भाई साहब? कृष्णा सर्किट। तो राजस्थान में 5 कृष्णा सर्किट बनाए गए। कितने सर्किट बनाए गए? 5 कृष्णा सर्किट। अब सर कौन कौन से हैं? तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है, वो मैं बता रहा हूं आपके लिए। ओके सर। तो भाई साहब एक तो है आपके सीकर के अंतर्गत, एक आपका सीकर के अंतर्गत रहेगा जिसे आप कहेंगे खाटू श्याम। ओके। फिर भाई साहब सीकर के बाद आएंगे तो आपके जयपुर में रहेंगे 3, गोविंद देव जी, कनक वृंदावन और गलता जी। गोविंद देव जी, कनक वृंदावन और गलता जी। और भाई साहब एक आपके राजसमंद में रहेगा, ओके सर, श्रीनाथ जी। एक आपके राजसमंद में रहेंगे श्रीनाथ जी का मंदिर। अब सुनिए भाई साहब, यहां आपके सीकर से किसको लिया गया भाई साहब? खाटू श्याम मंदिर। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, खाटू श्याम मंदिर आया यहां से, ओके सर। जयपुर से मेरे भाइयों किस किस को लिया गया? तो कनक वृंदावन, कनक वृंदावन, ओके सर। गोविंद देव जी, गोविंद देव जी, कनक वृंदावन, गोविंद देव जी। और मेरे भाइयों गलता जी, कनक वृंदावन, गोविंद देव जी और गलता जी। और राजसमंद से मेरे भाइयों किसको उठाया गया? तो ध्यान रखना श्रीनाथ जी। किसको उठाया गया भाई साहब? श्रीनाथ जी। तो ऐसे करके मेरे भाइयों यहां पे जो आपके आए कृष्णा सर्किट, उसमें कितने आपके मंदिर लिए गए हैं? 5। श्रीनाथ जी, खाटू श्याम जी, गोविंद देव जी, गलता जी और कनक वृंदावन। ओके बेटा ओके। तो ये रहेगी आपकी कृष्णा सर्किट, जिसमें आपको ये 5 मंदिर याद होने चाहिए ही चाहिए मेरे भाइयों। आगे बढ़ते हैं, अगला आता है बालाजी सर्किट। इसका मतलब मेरे भाइयों हनुमान जी से संबंधित जो सर्किट है आपके, उन्हें कहेंगे बालाजी सर्किट। अब इसमें किस किस को चिन्हित किया गया है मेरे भाइयों, आपको ये फिर पता होना चाहिए। जी गुरु जी बिल्कुल पता होना चाहिए। तो भाई साहब इसके अंतर्गत सुनो,
एक आपको ही उठाना है, मैं नहीं बताऊंगा, है ना। एक आपको चूरू से उठाना है, ओके सर बिल्कुल उठा लेंगे। एक आपको जयपुर से उठाना है, चलिए सर बिल्कुल उठा लेंगे, जयपुर से भी उठा लेंगे। एक आपको अलवर से उठाना है, ओके सर अलवर से भी उठा लेंगे। और एक आपको दौसा से उठाना है। अब देख लो आप, अगर आप इन जिलों को मैंने ऐसे चिन्हित कर दिया, अब अगर आपको यहाँ के मंदिर याद हैं तो इजी गोइंग हो जाएगा। भाई साहब चूरू का मतलब क्या आ जाएगा बताइए, आप बताइए, सालासर हनुमान जी। और जयपुर का क्या आ जाएगा, वीर सामोद हनुमान जी। और अलवर का क्या आ जाएगा, पांडुपोल लेटे हुए हनुमान जी। और दौसा का मेहंदीपुर वाला जी। ओके, तो मेरे भाइयों इसके अंतर्गत चूरू का तो रहेगा बेटा सालासर हनुमान जी, सालासर हनुमान जी, ओके सर। जयपुर का आपका कौन सा रहेगा, वीर सामोद हनुमान जी, वीर सामोद हनुमान जी, डन। अलवर का कौन सा रहेगा, तो भाई साहब आप बताएंगे पांडुपोल, मतलब कि लेटे हुए हनुमान जी, लेटे हुए हनुमान जी। भाई साहब देख के आना यहां पे, लेटे हुए हनुमान जी। और दौसा का कौन सा रहेगा, तो दौसा से उठाना है आपको मेहंदीपुर वाला जी, मेहंदीपुर वाला जी। तो बालाजी सर्किट के अंतर्गत अपने कितने मंदिर रखे गए मेरे भाइयों, 4। कितने रखे गए बेटा, 4। वीर सामोद हनुमान जी जयपुर, सालासर चूरू, आपका पांडुपोल अलवर, और एक आपका मेहंदीपुर बालाजी दौसा। ओके ओके मेरे भाइयों, ओके। अब चलते अगली सर्किट पर, और अगली सर्किट है ट्राइबल सर्किट। इसका मतलब इस ट्राइबल सर्किट में ऐसे एरिया को टारगेट किया जाता है जो आपके आदिवासियों से संबंधित है, उनकी कल्चर को दिखाने के लिए, उनके रहन सहन को दिखाने के लिए, उनके खान पीन को दिखाने के लिए जो विदेशी पर्यटकों को ये आदिवासी दिखाए जाते हैं, क्योंकि उनके कल्चर को देख के, उनके रहन सहन को देख के, उनके धार्मिक स्थलों को देख के इन्हें बड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि इस धरती पर हर प्रकार का पर्यटन घूमने आता है, किसी को मंदिर देखना अच्छा लगता है, तो किसी को प्राकृतिक स्थान देखना अच्छा लगता है, तो हो सकता है किसी को आदिवासियों का कल्चर देखना अच्छा लगता हो, तो उनके लिए हमने ये डेवलप किया है मेरे भाइयों, बिल्कुल। तो मेरे भाइयों यहां ट्राइबल सर्किट में क्या कहने वाला हूं, आदिवासियों की संस्कृति का दिग्दर्शन करने से ये संबंधित रहेंगे। इसमें कौन कौन से जिले आपको रखने हैं सर, तो कुछ नहीं करना, आप सबको पता है राजस्थान में सबसे ज्यादा आदिवासी दक्षिण राजस्थान में पाए जाते हैं। तो आपको कहां से चलना है, बस उदयपुर से चलना है। उदयपुर के बाद सर किसको ले लें, अरे भाई साहब नीचे चलते रहिए ना, डूंगरपुर को ले लीजिए। डूंगरपुर के बाद किसको ले लें सर, बांसवाड़ा को ले लीजिए। और उसके बाद किसको ले लें सर, प्रतापगढ़। इसका मतलब दक्षिण राजस्थान के इस सर्किट के अंतर्गत शामिल आपके कितने जिले शामिल करने हैं, इस सर्किट के अंतर्गत 4 जिले शामिल करने हैं, पूरा दक्षिण राजस्थान के जिले शामिल करने हैं। जी सर, कैसे कैसे सर, एक आपको शामिल करना है उदयपुर, उदयपुर से नीचे आता है मेरे भाइयों जिसे आप कहेंगे डूंगरपुर, डूंगरपुर से नीचे आता है मेरे भाइयों जिसको आप कहेंगे बांसवाड़ा, और उससे भी एक नीचे आता है जिसे आप कहेंगे भाई साहब क्या, प्रतापगढ़। तो ये आपके रहेंगे किस सर्किट के अंतर्गत भाई साहब, ट्राइबल सर्किट के अंतर्गत रहेंगे। फिर चलते हैं मेरे भाइयों वाइल्ड लाइफ सर्किट। इसका मतलब ये जीव जंतुओं से संबंधित सर्किट रहेगा। अब हो सकता है किसी को ऐसी जगह घूमना पसंद हो जो जीव जंतुओं को देखना उसे पसंद आता हो, तो भाई साहब वो वहां पे रहेगा, बिल्कुल, तो वो ये देखने के लिए जाएगा वाइल्ड लाइफ सर्किट। ओके सर, अब इसमें कौन कौन से जिले आपके रखे गए तो ये भी आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल सर, तो भाई साहब वाइल्ड लाइफ के अंतर्गत ध्यान रखना, एक जिला इसमें चिन्हित किया गया है जयपुर। ओके सर, एक जयपुर है, एक अलवर है। ओके सर, एक मेरे भाइयों आपका करौली है, सॉरी एक मिनट रुको, एक धौलपुर है। ओके सर, और बेटा एक करौली है। ओके सर, इसके अंतर्गत एक मेरे भाइयों सिरोही है इसके अंतर्गत, ठीक है सर। एक इसके अंतर्गत राजसमंद है। ओके सर, और एक मेरे भाइयों प्रतापगढ़ है। कौन सा है, प्रतापगढ़। ऐसे करके वाइल्ड लाइफ सर्किट के अंतर्गत ध्यान रखना भाई साहब, राजस्थान के जो जिले हैं वो इस वाइल्ड लाइफ सर्किट में राजस्थान के 7 जिले शामिल हैं। अब सर वो 7 जिले आपके कौन कौन से हैं, तो मेरा कहना तो यह है, एक जोड़ा तो यहां से उठाना भाई साहब जयपुर और अलवर, एक जोड़ा भाई साहब यहां से उठाना भाई साहब धौलपुर और करौली, और इसके बाद 3 जिले इधर से उठाना, सिरोही उठाना है,
राजसमंद उठाना है और प्रतापगढ़ उठाना है। तो ऐसे करके इसमें 7 जिले आते हैं, जिनमें एक है जयपुर और अलवर, एक है धौलपुर और करौली, इसके अलावा एक है आपका सिरोही, राजसमंद और प्रतापगढ़। इनको कहेंगे वाइल्ड लाइफ सर्किट। फिर आता है बेटा इको एडवेंचर सर्किट। इसका मतलब वेजिटेशन से, पारिस्थितिकी से संबंधित होता है, ये पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित या वेजिटेशन से संबंधित होता है। इसमें राजस्थान के कितने जिले शामिल हैं तो इसको भी आप ध्यान से सुनेंगे। इसमें जो जिले शामिल है वो कौन कौन से हैं, तो एक तो है जयपुर, एक है अलवर, एक है धौलपुर, एक है कोटा, एक आता है चित्तौड़गढ़, एक है मेरे भाइयों राजसमंद, एक है उदयपुर, एक आता है इसमें सिरोही, एक इसमें आता है भाई जैसलमेर और एक आता है भाई इसमें जोधपुर। तो इसका मतलब इसमें आने वाले जिले कितने हैं भाई साहब, जयपुर, अलवर, धौलपुर 3 और 3 6 और 4 10। इसमें टोटल जिलों की संख्या रहने वाली है 10, ये ध्यान रहे। जयपुर है, अलवर है, धौलपुर है, कोटा इसमें आता है, चित्तौड़गढ़ आता है, राजसमंद आता है, सिरोही आता है, उदयपुर आता है, जैसलमेर आता है और जोधपुर आता है। अब बताओ कल को यह पूछा जाए कि आपके इको एडवेंचर सर्किट के अंतर्गत कौन सा समूह सही नहीं है और हर ऑप्शन में 10-10 जिले लिख दे और कोई एक को अलग लिख दे, तो भाई साहब थोड़ा सा एक ध्यान रखना, ये 10 जिले याद होने चाहिए। जयपुर, अलवर, बिल्कुल जयपुर, अलवर, धौलपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, इसके अलावा राजसमंद, उदयपुर, सिरोही, जैसलमेर और जोधपुर। मैपिंग के अकॉर्डिंग याद करेंगे तो हो जाएगा। चलिए गुरुजी, फिर मेरे भाइयों अगला आता है आपके पास गोड़वाड़ सर्किट। ये मेरे भाइयों आपको शब्द पहले भी आ चुका है कि लूनी नदी के नदी बेसिन को जालौर और पाली वाले एरिया में क्या कहते हैं, गोड़वाड़ कहते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। तो गोड़वाड़ सर्किट में कौन कौन से जिले आपके आने वाले, तो देखिए पहला जिला यहां से निकालो, वाड़ से बाड़मेर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। और बाड़मेर से फिर नीचे जाओ तो बाड़मेर से नीचे है आपका जालौर, ठीक है सर। उससे नीचे जाओ तो वो है फिर आपका सिरोही, और भाई साहब इधर की तरफ आ जाओ तो वो है आपका पाली। कौन है, पाली। तो इसमें शामिल आपके ये 4 जिले रहेंगे, बाड़मेर, जालौर, सिरोही और पाली। तो गोड़वाड़ सर्किट में मेरे भाइयों कल को पूछा जाए कि गोड़वाड़ सर्किट में भाई साहब आपके शामिल जिलों की संख्या कितनी है, तो ध्यान रखना यहाँ पे शामिल जिले हैं 4, और वो 4 कौन कौन से, तो रट्टा मारने की जरूरत है नहीं जी। एक तो आपका जिला है बाड़मेर, ओके सर। एक जिला है आपका जालौर, ओके सर। एक जिला है आपका सिरोही, डन सर। और एक जिला है आपका कौन, पाली। अब मेरे भाइयों राजस्थान के प्रमुख पर्यटन त्रिकोण से पहले एक और देखेंगे आप, एक जो प्रस्तावित सर्किट है उसे भी याद रखेंगे आप, वो कौन सा है, तो भाई साहब आपका है थार सांस्कृतिक सर्किट। एक है आपका थार सांस्कृतिक सर्किट, और मेरे भाइयों जो ये थार सांस्कृतिक सर्किट है ये अभी प्रस्तावित है, बनाया नहीं गया है। तो भाई साहब इसमें इतना ध्यान रखेंगे कि जिले कौन कौन से रहेंगे इसके अंतर्गत। तो ध्यान रहे इस थार सांस्कृतिक सर्किट में एक जैसलमेर रहेगा, एक बीकानेर रहेगा, एक बाड़मेर रहेगा, एक जोधपुर रहेगा और एक इसमें जालौर रहेगा। तो आपके 2026 और 27 का जो बजट आपका प्रस्तुत हुआ है उसमें एक सर्किट इसे और बनाया जा रहा है राजस्थान के अंतर्गत, जिसे हम कहेंगे थार सांस्कृतिक सर्किट। तो हो सकता है करंट में आए, लेकिन ध्यान रखना है इसमें शामिल जिले 4 तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े ही हैं, जैसलमेर है, बीकानेर है, बाड़मेर है, जोधपुर है, और एक कौन सा है, जालौर। हाँ, अब मेरे को एक बात आप जल्दी से बताइए भाई साहब कमेंट करके कि मेरे भाइयों यहां तक जो मैंने सर्किट बताए थे आपको वो समझ में आए कि नहीं आए। सर बिल्कुल आए समझ में, ओके, जल्दी से कमेंट करके बताओ। और एक ये बताओ कि बहुत दिन आपसे बात करे हुए हो गए, आप सभी लोग कैसे हो, आपकी तैयारी कैसी चल रही है ये भी मुझे बताओ।
चलिए बहुत बढ़िया मेरे भाइयों, आप सभी लोग कैसे हैं और आपकी बेटा तैयारी कैसी चल रही है? यस सर, बहुत बढ़िया मेरे भाइयों। चलिए बहुत बढ़िया। मस्त चल रही है सर। ओके मेरे भाइयों, इसी प्रकार से आप पढ़ते रहो, जरूर आपको सफलता एक दिन जरूर सुनिश्चित होगी। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। ओके मेरे भाइयों, ओके बहुत बढ़िया, शानदार। अभी इसमें बहुत कुछ रह रहा है, पर्यटन में हो सकता है कल अपन इसे कंप्लीट कर लें, लेकिन आज की जो क्लास रही है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, मुझे उम्मीद है ऐसी। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, मस्त। ओके मेरे भाइयों, अच्छा लगा आप लोगों से ये सुन के। और मेरे भाइयों अगली बात ये बता देना चाहता हूं आपके लिए, आइए अगली बात क्या रहने वाली है कि अपने लक्ष्य परिवार के द्वारा जो राजस्थान की पीवाई की सीरीज चलाई जा रही है मेरे भाइयों, जिसमें पिछली विगत परीक्षाओं के जितने भी प्रश्न हैं उन सबका समावेश है और इनका व्याख्यात्मक हल भी है। तो मेरे भाइयों ये किसी भी नजदीकी बुक स्टोर से जाके आप परचेज कर सकते हैं या लक्ष्य क्लासेस के एप्लीकेशन से भी पे कर सकते हैं। क्यों जरूरी है आपके लिए? उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आप अगर आगामी परीक्षा के अंतर्गत बैठने के लिए जा रहे हैं और आपको ये पता ही नहीं है कि परीक्षा के अंतर्गत प्रश्नों का पैटर्न क्या रहना है, तो भाई साहब इसमें लास्ट ईयर तक के सारे प्रश्न आपके डाले हुए हैं, यहां तक कि 2026 में जो रेट हुई थी उसके भी इसमें प्रश्न डाले हुए हैं। तो पहले आप अगर इन विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को निकाल के चले जाएंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो हाई लेवल का होगा कि यार इस प्रकार के क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं और इनके आंसर मेरे को आते हैं। तो मेरे भाइयों अगला जैसे स्टेप आप परीक्षा के अंतर्गत रखोगे तो उसको टफ नहीं लगने वाला है मेरे भाइयों, वो इजी गोइंग आप पार कर पाओगे। तो विगत परीक्षाओं के प्रश्नों को हल करना बेहद जरूरी हो जाता है कंपटीशन की इस दौड़ के अंतर्गत। तो जरूर ध्यान रहे, एक तो ये बात। और दूसरी बात ये कि लक्ष्य परिवार के अंतर्गत अगर आपको ऐसा लगता है कि वाकई में यहाँ बड़ी ईमानदारी के साथ पढ़ाया जाता है और बहुत अच्छे से टीचरों के द्वारा मेहनत कराई जाती है और इस परिवार का हिस्सा तो हमें भी बनना चाहिए स्टूडेंट होने के नाते, तो जो भी नए स्टूडेंट आज इस वीडियोज के अंतर्गत आए हैं वो पीछे दिए गए QR कोड को स्कैन करें और लक्ष्य परिवार का हिस्सा बने। आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे मेरे भाइयों कल उसी टाइमिंग के अंतर्गत। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार, जय माता दी, जय हिंद, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, खुश रहो, जय श्री राम।